वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग WTO को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे WTO क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, कहाँ से आई है ये। उसके बाद मैंने इसकी जो WTO की वेबसाइट है इस पर कुछ इसके होम पेज पर कुछ हेडिंग्स दी हुई हैं, आप लोगों ने देखी होंगी। नहीं पता होता बच्चों को क्या है, तो मैंने सोचा उसको भी आपके साथ डिस्कस कर लूँ कि ये क्या चीज़ है। उसके बाद हम इसके फंक्शंस देखेंगे और लास्ट में देखेंगे इंडिया एंड दी WTO। ठीक है, तो देखिए जहां तक हम इस WTO की बात करें, जाहिर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक पहली ऐसी ग्लोबल या कह लीजिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नेशन के बीच में ट्रेड में डील करती है। यानी पूरी दुनिया के नेशंस हैं, कंट्रीज हैं जो इसकी मेंबर बन गई। उन कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड होगा उसके अलग अलग चीज़ों को, एग्रीमेंट्स को, नेगोशिएशंस को चीज़ें डील करती है। ये एक अकेली इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है। इसके जो मेन है, जो इसका एक हार्ड कह लीजिए वो कहलाता है, वो WTO एग्रीमेंट्स होते हैं जो कि WTO के अंदर नेगोशिएट किए जाते हैं और मेंबर कंट्री उनको साइन करती हैं। साइन करने के बाद वो लागू हो जाता है और उसी के ऊपर सारा काम चलता है। अगर आप मेन गोल की बात करें कि ये जो WTO है इसका मेन गोल क्या है, तो इसका एक ही गोल है कि सारे नेशंस के बीच में, जाहिर है पर्टिकुलरली जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच में जो ट्रेड होता है वो पूरी तरह से स्मूथ हो और प्रिडिक्टेबल हो। पता हो कि साहब आगे क्या होने वाला है, हमें पता है, और स्मूथ हो। ये इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव या गोल कह लीजिए जो WTO लेकर चलता है। ठीक है, अब हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री की अगर बात करें तो देखिए आप हम सब ने बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये WTO जो है ये बेसिकली पहले गेट हुआ करता था। ये जो WTO जो फंक्शन कर रहा है ये सबसे पहले 1995 के अंदर काम शुरू किया था। 1 जनवरी 1995 में इसने अपना काम शुरू किया था। इससे पहले ये क्या था, बेसिकली ये अगर आप WTO की बात करें कि साहब 1 जनवरी से कर रहा है, तो 1 जनवरी से नहीं है, ये तो मोर देन 50 इयर्स बैक है। यानी पहली बार जो ये बना था बेसिकली वो 1948 के अंदर बना था। 1948 के अंदर बना था गेट की शक्ल में, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, ये बेसिकली बना था और इसने अपना काम शुरू किया था। लेकिन इसकी जो लास्ट मीटिंग हुई थी वो 1966 के अंदर हुई थी। सॉरी 1986 के अंदर इसकी लास्ट मीटिंग हुई थी। 1986 के अंदर जिसकी प्रोसीडिंग्स जो चली थी वो चली थी 1994 तक। इस मीटिंग की जो ये जेनेवा में हुई थी। ये इसको हम लोग, आप अगर याद करें, हम लोग बहुत पॉपुलर है जिसको हम लोग यूरोगोए राउंड कहते हैं। ये वही यूरोगोए राउंड है। इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि बेसिकली इसी में डिसाइड हुआ था कि अब हम इस गेट को WTO में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। गेट जो थी वो बेसिकली उसका एक ही काम था कि वो डील करती थी ट्रेड इन गुड्स। बस सिर्फ इसको ये काम दिया गया था गेट को। यानी जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके अंदर जो गुड्स में ट्रेड होगी उसके सारे मसलों को ये गेट देखा करता था। लेकिन जब इसको WTO में कन्वर्ट कर दिया गया तो अब चीजें बढ़ गई। अब सिर्फ गुड्स के नहीं है, अब ट्रेड इन सर्विसेज भी देखी जाती है इसके WTO के अंदर। उसके साथ साथ जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, कॉपी राइट्स हैं, किसी ने डिजाइन बनाया, पेटेंट के लिए रजिस्टर किया, ट्रेड क्रिएशंस होते हैं, अलग अलग डिजाइन या इन्वेंशन होते हैं। अब ये WTO सारी चीजों में डील करता है। ठीक है, इसके अंदर जो टोटल मेंबर हैं वो 164 मेंबर्स हैं। यानी 164 कंट्रीज जो हैं वो इसकी मेंबर हैं, जिसके अंदर जो 23 है वो ऑब्जर्वर है। 23 जो है 23 एज ए ऑब्जर्वर गवर्नमेंट एक्ट करती हैं। ठीक है, और ये जो लास्ट है 164th जो मेंबर इसका बना वो अफगानिस्तान है, जो कि जौलाई अफगानिस्तान है।
जो कि जुलाई 2000 अभी तो हुआ है वो 16 में। अफगानिस्तान है जो कि 64th आखिरी जो जुलाई 2060 में इसका मेंबर बना है। ठीक है, इसके अलावा यूरोपियन यूनियन भी इसकी एक मेंबर है, और बल्कि आप कहिए कि जो यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज हैं वो हर कंट्री यानी हर स्टेट अपने ओन राइट्स को लेकर इसका WTO का मेंबर बना हुआ है। अब अभी फिलहाल ही में आपने सुना होगा कि फरवरी 15 2021 इसी साल फरवरी 15 में इनकी जो डायरेक्टर जनरल है वो चेंज हुए हैं, और इस बार उन्होंने एक लेडी को बनाया है जिसका नाम है नगोजी ओकोंजो इवियाला। नगोजी ओकोंजो इवियाला, ऑफ कोर्स लिटिल डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, दैट इज ओके। ये बेसिकली एक नाइजीरियन फाइनेंस मिनिस्टर, 2 टाइम नाइजीरिया में ये फाइनेंस मिनिस्टर रही हैं और वेल लर्नेड लेडी हैं, और इनको इस बार एज ए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है। और आप ये भी कह सकते हैं कि ये बेसिकली फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन है जो कि इस पोजीशन पर WTO में आई है। इनका जो टेन्योर है वो मार्च 1 2021 इसी में हुआ है, और ये चलेगा अगस्त 2025 तक। ठीक है, तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री है, इतनी अगर आप याद कर ले तो काफी है। अच्छा, मैंने जब ये तैयार कर रहा था लेक्चर तो मैं थोड़ा सा वेबसाइट पे भी गया था इसकी। वेबसाइट के होम पेज पर मुझे कुछ हेडिंग्स दिखी, कुछ टर्म्स दिखी, कुछ कि ये क्या है, तो मैंने सोचा कि अच्छा है कि ये बच्चे जाते होंगे उसके ऊपर जाके देखते होंगे वेबसाइट पर, तो मैं उनको एक्सप्लेन कर दूं। जाहिर है लिखा है तो समझते सभी हैं, लेकिन मैंने कहा मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं तो बच्चों की और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो कुछ आपने वहां पर क्वेश्चंस देखे होंगे छोटे छोटे हेडिंग टाइप के। जैसे पहला क्वेश्चन आपने देखा होगा, हु वी आर। हु वी आर। अब WTO कह रहा है कि हम कौन हैं, हम हैं क्यों, हम क्यों हैं और कौन है, हम क्या कर रहे हैं। तो इसके अंदर आपने देखा होगा अलग लिखा रखा है कि ऑपरेट्स ए ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड रूल्स। बेसिकली इसकी आइडेंटिटी क्या है कि ये जो पूरा ग्लोबल सिस्टम है उसके ट्रेडिंग रूल्स बनाता है जो सारे लोगों को फॉलो करने, सारी कंट्रीज को फॉलो करने होते हैं। दूसरी चीज, ये 2 कंट्री के बीच में अगर कुछ ट्रेड नेगोशिएशंस हैं तो उसका फोरम बनता है। ये है वो कि हु वी आर। ये एक फोरम है ताकि सारी कंट्रीज के मेंबर इस प्लेटफॉर्म पे आकर ट्रेड को लेकर नेगोशिएशन कर सकें। तीसरी चीज, जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं कंट्रीज के बीच में, सारे 2 कंट्री के बीच में ट्रेड चल रहा है, ग्रुप है उसके बीच में ट्रेड चल रहा है, कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं, तो ये खड़ा हुआ है, कह रहा है कि हम हैं यहां पर, इस डिस्प्यूट्स को हम रिजॉल्व करेंगे। ठीक है। तीसरी चीज होती है कि ये जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें प्रॉब्लम्स आती हैं। जाहिर है जो हमारी अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज हैं वह डेवलपमेंट बहुत हल्के होता है, तो WTO कह रहा है कि हम हैं उनकी मदद करने के लिए। तो ये बेसिकली है हु वी आर। अगला क्वेश्चन इसी में लिखा हुआ है, व्हाट वी डू। व्हाट वी डू, हम करते क्या हैं, हमारा काम क्या है। बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं जिसमें कि लोग जाने कि हम क्या काम करते हैं। तो देखिए WTO के जो मेंबर्स हैं वो बेसिकली जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं विद रिगार्ड टू द इंटरनेशनल ट्रेड और एनी टाइप ऑफ नेगोशिएशंस बिटवीन द 2 countries or a group of countries with regard to the trade of course, तो इनमें जितने भी काम होते हैं, मेजर डिसीजंस होते हैं, वो WTO की मेंबर गवर्नमेंट लेती है, ये उनका काम है। अब वो मिनिस्टर भी ले सकते हैं, उसके मिनिस्टर एक मीट होती है मिनिस्टर की जो हर 2 साल में एक बार होती है, उसमें ले सकते हैं, या एम्बेसडर या उनके कोई डेलीगेट्स, एम्बेसडर खुद या उनके कोई डेलीगेट्स भी डिसीजन ले सकते हैं जो रेगुलरली जिनेवा में मिलते हैं। तो ये बेसिकली काम ये करते हैं, यानी इनको ये डिसीजन, मेजर डिसीजन
मेकिंग पावर होती है इनके पास, जिसके अंदर या तो मिनिस्टर ले या एम्बेसडर या उनके डेलीगेट्स इसको ले। मिनिस्टर जो है वो हर 2 साल में मिलते हैं, जो डेलीगेट्स होते हैं वो रेगुलरली जिनेवा में मिलते रहते हैं और जो डिसीजन होते हैं वो ले लेते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपने उसके अंदर देखा होगा, व्हाट वी स्टैंड फॉर। व्हाट वी स्टैंड फॉर, हम क्या लेके खड़े हुए हैं, क्या है हमारे पास? इसके पास एक सिंपल फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, मतलब एक पूरा प्रिंसिपल का एक ग्रुप है, बहुत एक रूल्स और रेगुलेशंस और प्रिंसिपल्स बनाए हुए हैं इन्होंने, जिसको सारी कंट्री को फॉलो करना होता है। यानी नंबर ऑफ सिंपल फंडामेंटल प्रिंसिपल्स इनके पास है जिससे ये काम करते हैं। तो ये एक ग्रुप ऑफ प्रिंसिपल्स को लेकर खड़े हुए हैं। दूसरी चीज, इनके जो एक मल्टी नेशनल ट्रेडिंग सिस्टम होता है, मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम होता है गुड्स में, सब में के, यानी हम एक गुड बेच रहे हैं, एक होता है कि हम गुड को एक्सचेंज भी कर रहे हैं और सारी गुड्स में कर रहे हैं। तो एक मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम जो होता है, इसको ये बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। इसका एक सिस्टम लेके खड़ी हुई है ये, कि ये हमारे पास सिस्टम है, समझो और इस पर काम करो, ठीक है। फिर एक सिंपल ओवरव्यू है। ओवरव्यू के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है जाहिर है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये कहता है कि हम जो खड़े हैं, हम इसलिए हैं यहां पर कि हम कहना चाहते हैं कि ट्रेड फॉर द बेनिफिट फॉर ऑल, यानी जो ट्रेड हो, हम ये चाहते हैं कि वो ट्रेड हर कंट्री को बेनिफिट पहुंचाए। यानी 2 कंट्री अगर कर रही हैं तो दोनों फायदे में हो, 4 कंट्री मिलकर कर रही हैं, चारों फायदे में हो, एक ग्रुप है वो मिलकर कर रहा है तो पूरी कंट्री फायदे। यानी इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर ऐसा ना हो कि एक कंट्री फायदे में हो रही है, एक नुकसान में हो रही है। तो इसको देखने के लिए और चेक करने के लिए WTO काम करता है। ये इसका कंप्लीट ओवरव्यू है, ठीक है। अगला जो डिसीजन मेकिंग में आता है, वो देखा होगा आपने, उसमें पहले एक हेडिंग होगी, दूसरी हेडिंग नीचे दी होगी डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में फिर 3 हेडिंग दी हुई है, जिसमें पहली है ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, देखिए ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था उसके अंदर जो एक टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, उसके अंदर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, ठीक है। यानी एक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है जिसके अंदर टॉप डिसीजन लिए जाते हैं। ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट का पहला टॉप मॉडल है। उसके बाद उसके नीचे जर्नल काउंसिल्स होती हैं और दूसरी अदर काउंसिल्स होती हैं, और उसके साथ साथ अलग बहुत सारी कमेटीज भी होती हैं जो डिसीजन लेती हैं। और उसके बाद लास्ट में आपने देखा होगा उसके अंदर दी हुई है चेयरपर्सन्स, WTO चेयरपर्सन्स। जाहिर है WTO चेयरपर्सन्स के अंदर बहुत सारी लिस्ट है नामों की, तो वो मैं यहाँ नहीं लिख सकता था, तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक दे दिया है। जब आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो जो भी WTO के चेयरपर्सन हैं उसकी पूरी लिस्ट आएगी, आप वहां से उसको पढ़ सकते हैं। उसके नीचे अगली हेडिंग आपने देखी होगी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस, जो हमने अभी इसमें पढ़ा। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हमने, जैसे मैंने बताया, बार बार बोल रहा हूं कि हर 2 साल के अंदर ये बैठते हैं, यानी एवरी 2 इयर्स मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है। मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं, पिछला क्या हुआ और अब उसको कैसे इंप्रूव किया जाए, ये सारे डिसीजन उसके अंदर लिए जाते हैं। और आखिर में आपने देखा होगा जिसमें लिखा होगा जर्नल काउंसिल, इधर लिख देता हूं, जर्नल काउंसिल। ये जर्नल काउंसिल जो होती है ये बेसिकली एवरीडे जो डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं, डे टू डे डिसीजंस होते हैं कि आज क्या हुआ, आज कहाँ क्या चल रहा है। देखिए हर जगह होता है, एक ऑफिस होता है, एक मेन होता है जहां पर एक स्ट्रेटेजिक मीटिंग होती है, पूरी प्लानिंग की जाती है। उसके बाद फिर ऑफिस होता है, उसका जो डे टू डे देखता है कि क्या काम चल रहा है, क्या गड़बड़ हो रहा है। तो जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है वो एक टॉपर होती है जो कि सारी कंट्री के डेलीगेट्स भेजते हैं हर 2 साल बाद और डिसीजंस लेते हैं। जनरल काउंसिल जो होती है वो बेसिकली रोज देखती है कि क्या काम हो रहा है, क्या नहीं चलना। और ये जो है ये जिनेवा के अंदर
अक्सर बैठते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स इनकी मीटिंग रहती है, जब जरूरत होती है, जब मीटिंग हो जाती है। तो ये डे टू डे एक्टिविटीज देखने के लिए जनरल काउंसिल होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली वेबसाइट्स की कुछ हेडिंग्स थी जो मैंने चाहा कि आप लोग के साथ डिस्कस कर दूं। अब चलिए इसके हम फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। तो टाइम सेव करने के लिए मैं फंक्शन लिख लेता हूं, ताकि वो लंबे लंबे फंक्शन है, लिखने में टाइम जाता है, तो मैं लिख लेता हूं, फिर हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये इसके फंक्शंस हैं, जिसमें पहला है एडमिनिस्ट्रिंग WTO ट्रेड एग्रीमेंट। यानी WTO के अंदर जो कंट्रीज आते हैं, उनके मेंबर्स आते हैं, वो जो ट्रेड एग्रीमेंट्स को साइन करते हैं, यानी दो कंट्री के बीच में जब कोई एग्रीमेंट होता है, अब वो एग्रीमेंट तो बन गया, अब वो एग्रीमेंट काम कैसे करेगा, क्या दोनों कंट्रीज उसको फॉलो कर रही हैं, नहीं कर रही, ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन का काम WTO करता है। ठीक है, अगला है कंडक्टिंग फोरम फॉर ट्रेड नेगोशिएशन। दो कंट्री हैं, उन दोनों को कुछ ट्रेड के बारे में नेगोशिएशन करना है, कुछ बात करनी है, कुछ डीलिंग करनी है कि साहब इसका प्राइस इतना हो, इस प्रोडक्ट का प्राइस इतना हो, इतना हम एक्सपोर्ट करेंगे, इतना हम इंपोर्ट करेंगे। बहुत सारी चीजें होती हैं जो नेगोशिएशंस में आती हैं। एक तरीके की आप जनरल लैंग्वेज में इसको समझ लीजिए बार्गेनिंग। जो कंट्री अपने प्रोडक्ट को लेकर बार्गेनिंग करती है वो कहलाता है ट्रेड नेगोशिएशंस कहलाते हैं। तो जाहिर है अब ट्रेड नेगोशिएशंस के अंदर अगर आप ओपन में खोल दें कि दो कंट्री अपने आप करें, तो फिर वो मसले होंगे, हर ये अपने मसलों को लेके आएंगे, ये कंट्री अपने मसलों को लेके आएगी। WTO क्या करता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए कि ये सारी नेगोशिएशंस इस रूल्स के अंदर होंगी, और वो एक फोरम देता है, एक प्लेटफॉर्म देता है WTO कि यहां बैठिए, इनमें कीजिए, हमारे रूल्स को फॉलो कीजिए, जिससे दोनों का फायदा होगा। हैंडलिंग ट्रेड डिस्प्यूट्स, मसले हो जाते हैं दो कंट्रीज के बीच में, ट्रेड चल रही है और कुछ मतलब पॉलिटिकल होते हैं, इकोनॉमिकल होते हैं, सोशल होते हैं, बहुत सारे मसले होते हैं, तो वो दोनों कंट्रियों को WTO बुलाता है, दोनों के बीच में बातचीत कराता है, उस डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कराता है। तो जो भी कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं, पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेड्स, तो वो ये हैंडल करता है WTO। मॉनिटरिंग नेशनल ट्रेड पॉलिसीज, जाहिर है अगर मुझसे कहा जाए कि मैं अपने हिंदुस्तान की कुछ पॉलिसीज बनाऊं, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि भाई किसी को फायदा हो ना हो, मेरी कंट्री को ज्यादा फायदा हो। ठीक है, तो ये WTO जो है वो ये देखता है कि हाँ, सबकी पॉलिसी सबको फायदा पहुंचाने वाली होनी चाहिए। यानी जो पॉलिसी जो भी बना रही है, नेशनल पॉलिसीज जो बन रही हैं, उस पर WTO नजर रखता है कि किस तरह की पॉलिसीज बन रही है, क्या किसी कंट्री को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, किसी कंट्री को ऐसा तो नहीं हो रहा कि साहब ट्रेड में एक कंट्री को लॉस ही होता चला जा रहा है, दूसरी को फायदा होता चला जा रहा है। तो इन सारी पॉलिसीज को चेक किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, यानी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अंडर डेवलप कंट्रीज हैं, उसमें डेवलपमेंट ज्यादा हो, उसके लिए WTO असिस्टेंस देता है उन लोगों को, और उनके जो पर्सनल हैं, उनके जो वर्कर्स हैं, उनके जो मेंबर्स हैं, उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट का पार्ट बन सकें। ठीक है, और आखिरी है कोऑपरेशन विद अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जो और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सारी कंट्रीज को किसी भी सेंस में गवर्न करती हैं, उनसे ये कॉन्टेक्ट बनाकर, कोऑपरेशन बनाकर रखता है। जैसे अब वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक पूरी दुनिया को लोन देती है, तो जाहिर है वो कनेक्शन इससे भी रहता है कि सब कोई ट्रेड के लिए लोन ले रहा है, तो वो ये भी उसका रिलेशन बनाएगी कि हाँ, ये तो कंट्री के बीच में हो रहा है, इसका ये है। एक रिपोर्ट मांगी जा सकती है वर्ल्ड बैंक के साथ, इनके दीजिए, इसका क्या स्टेटस है, हम इनको लोन दे रहे हैं। तो इस तरीके से जो एक फंक्शन ये भी होता है WTO का कि जो और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनसे कोऑपरेशन बना के रखा जाता है। ठीक है, चलिए अब इंडिया और WTO को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं इंडिया एंड द WTO। देखिए, इस पोर्शन में हम बेसिकली देखेंगे कि इंडिया और WTO के क्या रिलेशंस हैं, क्या उसके इंप्लीकेशंस हैं और क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट हुए हैं। देखिए, इंडिया WTO का मेंबर, बेसिकली WTO का मेंबर की अगर बात करें तो जाहिर है 1995 से, क्योंकि WTO बनी ही 1995 में थी। ठीक है, लेकिन क्योंकि इंडिया GATT का मेंबर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग रहा है, यानी सिंस द इंसेप्शन ऑफ GATT 1948 के अंदर जब ये बनी थी GATT, उस वक्त इंडिया उसका मेंबर था। यानी जुलाई में जब ये बनी है तो इंडिया उसके उन मेंबरों में से था जिसने ये GATT
बनाई थी। तो इस तरीके से आप देखें तो इंडिया इसका मेंबर हमेशा रहा है और एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। 1948 में जाहिर है उनको एज ए डेवलपिंग स्टेट उसने उसको ज्वाइन किया था। और जितनी WTO की प्रोसीडिंग्स होती हैं उसमें इंडिया का एक बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल रहता है अपनी खुद की और दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज की वॉइस को रेज करने में। यानी इंडिया जब मीट में होता है WTO की, तो वो सिर्फ ना अपने फायदे की बात करता है बल्कि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन सब की फायदे की बात करता है। उसका एक एग्जाम्पल दोहा राउंड भी है जो कि 2001 में हुआ था, आप उसको जाके पढ़िएगा डिटेल में। WTO की कॉन्फ्रेंस हुई थी दोहा में 2001 के अंदर, उसके अंदर इंडिया बहुत ज्यादा बोला था, यानी बहुत ज्यादा आउट स्पोकन रहा था और उसने बहुत ज्यादा डेवलपिंग कंट्रीज के इंटरेस्ट और प्रॉफिट को एडवोकेट किया था। यानी वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं बात कर रहा था, जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन सब के लिए बात कर रहा था। और उस मीटिंग के अंदर, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर इंडिया की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रही थी। वो मीटिंग भी बहुत ज्यादा सक्सेस रही थी क्योंकि उसके मीटिंग के अंदर ही 142 डेलीगेट्स यानी कंट्रीज एग्री हुई थी कि हम आगे एक राउंड ऑफ ट्रेड टॉक और करेंगे, जिसके अंदर हम लोग एनवायरनमेंट पर भी बात करेंगे, जिसके अंदर हम लोग कंपटीशन पर भी बात करेंगे और इन्वेस्टमेंट पर भी। तो इंडिया शुरू से आखिर तक अब तक मेंबर है और रहेगा, और इंडिया की इंपॉर्टेंस WTO के अंदर बहुत ज्यादा रहती है और बहुत ज्यादा बोलता है। हर मीटिंग के अंदर, हर राउंड के अंदर, हर कॉन्फ्रेंसेस के अंदर इंडिया का एक सिग्निफिकेंट रोल रहता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि साहब WTO की इस फंक्शनिंग से इंडिया के ऊपर क्या इंप्लीकेशंस आते हैं। तो उसके लिए मैंने कुछ इंप्लीकेशंस यहां रखे हैं, इंप्लीकेशंस फॉर इंडियन इकोनॉमी। यानी WTO से क्या इंप्लीकेशंस इंडिया के ऊपर आते हैं, इंडिया में क्या फायदा है, क्या नहीं है, क्या चेंजेस है WTO की वजह से। पहला है, देखिए, रिडक्शन ऑफ टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। यानी पहला तो यह है कि अब इंडिया को अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को घटाना होता है। जाहिर है इससे फायदा है, ट्रेड फ्लो बढ़ेगा। इंडिया के ऊपर बहुत सारी चीजों में क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए थे, इस WTO की वजह से उनको आहिस्ता आहिस्ता फेजिंग आउट करने की बात भी आई। यानी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो रेस्ट्रिक्शंस है, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस, वो आगे खत्म किए जाएंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशन ये आया कि वो इंडस्ट्रीज, हमारी कंपनी की वो फर्म्स जिनके पास कंपिटिटिव एडवांटेज है, वो अब लॉन्ग रन के अंदर सरवाइव कर सकती हैं। वो WTO की पॉलिसीज के तहत बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अवेल कर सकती हैं। ये एक बड़ा फायदा है इंडिया को, जिससे कि उसका इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, जिसको हम लोग ट्रिम्स कहते हैं। ट्रिम्स हम बेसिकली यूज करते हैं, उसको एब्रीविएट करके ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। इसके अंदर बेसिकली जो ऐसा होता है कि मान लीजिए मेरी कंट्री है, मेरे अंदर मैं इनवाइट कर रहा हूं बाहर से इन्वेस्टमेंट, मेरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट होना है, तो एक तो तरीका यह है कि साहब मैं एकदम फ्री कर दूं कि जो भी आए जिस चीज में चाहे मेरे इन्वेस्टमेंट कर सकता है। एक मैं कहूं कि नहीं, मैं अपना डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को देख रहा हूं, इस सेक्टर में इतना है, मुझे नहीं इतना चाहिए, इसमें मुझे नहीं चाहिए, इसमें मुझे चाहिए, यानी वो एक मैनिपुलेशन टाइप का चलने लगेगा। तो ये गड़बड़ हो जाता है, इससे इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट फ्री नहीं हो पाता, रेस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं। तो WTO के इस मेजर के तहत, इस एक पॉलिसी के तहत इस इन्वेस्टमेंट को फ्री किया गया कि नहीं, कोई कंट्री, कोई भी हॉस्ट कंट्री किसी भी तरह के रेस्ट्रिक्शंस या किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। हर डिस्क्रिमिनेशन को फॉरबिड कर दिया गया कि अब इन्वेस्टमेंट फ्री रहेगा किसी भी कंट्री में कैसे भी। ठीक है, अगला है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसको ट्रिप्स भी कहते हैं। सर, जो कॉपीराइट्स हैं, जैसे कि आपके पास पेटेंट है और ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स हैं, पेटेंट्स हैं, और आपके इंडस्ट्रियल सर्किट होते हैं, ट्रेडमार्क्स होते हैं, डिजाइन्स होते हैं, ये सारी चीजें जाहिर है एक हमने बनाई और कोई इसको दूसरा यूज ना कर ले, इसके लिए इस WTO ने एक तरीके का, ये समझ लीजिए, प्रोटेक्शन दिया है और एक लीगल रिकॉग्निशन दिया है ताकि कोई उसको दूसरा यूज ना कर सके। सर, ये एक इंडिया के इंप्लीकेशंस तो है कि इंडिया के अंदर
रिसर्चेस बहुत होती हैं, तो ये सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, सारी दुनिया इससे फ़ायदा उठा रही है, तो ये एक बड़ा इम्प्लीकेशन इंडिया के ऊपर भी आया कि अब उसके सारे जो पेटेंट हैं, कॉपीराइट्स हैं, जोग्राफिकल इंडिकेटर्स हैं, डिज़ाइंस जो भी हैं, ट्रेडमार्क्स हैं, वो इंटरनेशनली यूज़ कर सकता है, दूसरी कंट्री में भी सेम कोई यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है। दूसरी बात, जो इससे इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि इसके बाद ही इंडिया ने अपने बहुत सारे एक्ट हैं, जैसे कॉपीराइट एक्ट है, पेटेंट एक्ट है, या आप कह लीजिए कि ट्रेड और मर्केंडाइज एक्ट है, इसके अंदर काफी अमेंडमेंट किए इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए। और जाहिर है इसका फार्मास्यूटिकल्स या आप टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज पर कहिए, उस पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। और एक फायदा यह भी है कि जाहिर है जब जो टेक्नोलॉजीज हैं वो इंडिया की आसानी से दूसरी जगह जा सकती हैं, और दूसरी जगह की टेक्नोलॉजी आसानी से इंडिया में आ सकती है, ये भी एक फायदा, क्योंकि अब वो सिक्योर है ना। पहले तो टेक्नोलॉजी नहीं भेज, डरते थे लोग कि जाहिर है मैं किसी को भेजूं वो अपने नाम से ना उसको पब्लिश करा दे, लेकिन जब WTO ने इसको सिक्योर किया तो इंडिया ने फिर अपने अंदर ये सारे ट्रेड्स के अंदर, एक्ट्स के अंदर अमेंडमेंट किया और इस अपॉर्चुनिटी का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया। अब एक एग्रीकल्चर ऑन एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। बेसिकली होता ही है कि हर कंट्री अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को या कोई भी फूड प्रोडक्ट हो उनको ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी देना चाहती है, लेकिन WTO के अंदर इस बात को किया गया और इंडिया के साथ मीटिंग हुई कि जाहिर है कि अब उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं। अब जो एक्सपोर्ट है इसका, इसमें जो आप सब्सिडी देंगे या गवर्नमेंट सब्सिडीज हैं वो रिड्यूस कीजिए। ठीक है। ओवरऑल जाहिर है उसके अंदर एक पीस क्लॉज है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। उस पीस क्लॉज के अंदर इसको रोक दिया गया कि वहां पर ये अप्लाई नहीं होगा, लेकिन बाकी सारी जगहों पर आपको सब्सिडी कम करनी होगी। वो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में हुआ। एग्रीमेंट ऑन सैनिटरी एंड साइको सैनिटरी मेजर्स, जिसको हम SPM कहते हैं, इसके तहत बेसिकली ये किया गया, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ जर्म्स एंड बैक्टीरिया सेट किया गया है। अब साइंटिफिक मामला है कि साहब कितना बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए, क्या है क्या नहीं है, किस फेज में होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए, ये एक WTO ने स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया है। उसके तहत अब ये देखा जाएगा कि वो कंट्री जो इस स्टैंडर्ड पर काम नहीं कर रही वो अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट नहीं कर सकती। अब हर कोई भी फूड प्रोडक्ट हो, मैरीन प्रोडक्ट हो, पैक्ड कैंड प्रोडक्ट हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, उसको इस स्टैंडर्ड से गुजरना होगा। और इसका जाहिर है इंडिया के अंदर तो आपको पता ही है क्या हालात है, तो थोड़ा असर तो इसका आएगा। और जाहिर है इससे इंप्रूवमेंट होगा। जितनी आपका फर्म्स है हमारी इंडिया के अंदर, आप देखिए जो इंटरनेशनली प्रोडक्ट भेजती हैं वो बहुत अच्छा होता है। मतलब अब मैं यहाँ सऊदी अरब में रहता हूँ, मैं देखता हूँ मैं यहाँ इंडियन प्रोडक्ट जो मैं यूज करता हूँ, दे आर वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटीज ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स जो और जगहों से आ रहे हैं। ठीक है। तो जाहिर है इसका फर्क पड़ा। मल्टी फाइबर एग्रीमेंट, ये जो मल्टी फाइबर एग्रीमेंट है बेसिकली ये अब नहीं है, ये खत्म हो गया। ये 2004 के अंदर इसको खत्म कर दिया गया था। इट्स नो लॉन्गर बी अप्लाइड नाउ। इसके अंदर होता ये था कि उन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी WTO के अंदर, एक पॉलिसी बनी थी जिसको 2004 के अंदर बाद में WTO ने ही उसको खत्म किया गया कि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो जो डेवलप्ड कंट्रीज को फाइबर प्रोडक्ट्स बेचेंगी, क्लोथिंग जो है वो बेचेंगे मल्टी फाइबर कपड़े हैं और जो भी चीजें इस तरह की, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन से उसके ऊपर कोटा फिक्स कर दिया गया था। यानी डेवलपिंग कंट्री डेवलप्ड कंट्री को अगर कपड़ा बेचेगी तो उस पर कोटा है। जाहिर है उससे रेस्ट्रिक्शंस थे। ये डेवलपिंग कंट्री तो कपड़े, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यही ज्यादा प्रोड्यूस करती है। प्रॉब्लम थी, नेगोशिएट किया गया और उसके बाद ये बनाया गया कि नहीं, 2004 के अंदर जो इसकी मीटिंग हुई उसके अंदर इसको खत्म कर दिया गया, इसको डिसमेंटल कर दिया गया कि नहीं, आगे से ऐसा नहीं है, कोई कंट्री कितना कुछ भी एक्सपोर्ट कर सकती है। इसका इंडिया ने बहुत फायदा उठाया क्योंकि इंडिया में तो मल्टी फाइबर बहुत ज्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं, कपड़े हैं, टेक्सटाइल, होजरी, ये सारी बहुत ज्यादा है, तो इंडिया ने उसको फिर ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट किया और बहुत ज्यादा फायदा भी उठाया। ठीक है। तो ये तो इम्प्लीकेशंस है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। अब चलते चलते हम थोड़ा सा सिर्फ आइडिया लेंगे कि लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या क्या हैं इंडिया और
WTO के बीच में। इसका मैं सिर्फ चीजें बताऊंगा क्या क्या है, इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स है उसके ऊपर तो एक पूरा वीडियो बन सकता है। लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, तो मैं इसमें बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या हैं। पहला लेटेस्ट डेवलपमेंट तो आपने देखा होगा, ये अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है कि जो चाइनीज़ मोबाइल एप्लीकेशंस हैं उसको उनको बैन किया गया है। कुछ चाइनीज़ मोबाइल एप्लीकेशंस हैं जिससे कि काफ़ी लोग परेशान हैं। अब मैं पर्टिकुलर किसी एप्लीकेशन पे नहीं जा रहा हूँ, तो वो बैन किए गए हैं, ठीक है। उसके बैन करने की वजह से एक बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर चेंज आया। ये WTO और इंडिया का एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है, ठीक है। दूसरी बात, इश्यूज रिलेटेड टू पीस क्लॉज, जिसका मैं अभी AOA में बात कर रहा था, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। होता क्या है कि जैसे मैंने बताया था कि हर कंट्री जो है वो एक सब्सिडी फिक्स करती है कि हम अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी देंगे। जाहिर है उससे कुछ कंट्री की फर्म्स जिनको सब्सिडी ज़्यादा मिलती है वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाते हैं, जिन्हें कम मिलती है तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो WTO ने क्या किया, एक AOA वो एग्रीमेंट बनाया और कहा कि नहीं, वो एक लिमिटेड है, अब आप इस लिमिट तक सब्सिडी देंगे, उसके आगे नहीं देंगे। लेकिन हर कंट्री अपने यहां फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम चलाती है। तो WTO ने कहा कि वो कंट्री जो फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम चला रही हैं उनको लीगली बार्ड नहीं किया जा सकता इस सब्सिडी से। वो अगर इसको ब्रीच भी करते हैं इस लिमिट को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम है। फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम जाहिर है सिर्फ उसी कंट्री को फायदा थोड़ी पहुंचाए, दूसरी कंट्रीज के लोगों को भी, गरीबों को फायदा पहुंचाता है। इनका काम ही फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम का होता है कि कोई गरीब भूखा ना सोए, ठीक है। तो इसलिए वहां पर WTO ने कहा कि अगर फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम का मामला है तो वहां पर अगर वो इस लिमिट को ब्रीच भी करते हैं तो लीगली बैन नहीं किया जाएगा, ठीक है। तीसरी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ICT में है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इस पर टैरिफ में चेंजेस किए गए हैं। और आखिरी जो चौथा डेवलपमेंट है वो फिशरीज सब्सिडीज के अंदर है, लेटेस्ट डेवलपमेंट के अंदर आया है। यानी जो फिशरीज हैं उनके अंदर सब्सिडीज में चेंजेस आए गए हैं, नए लॉज और कानून बने हैं, ठीक है। मैंने सिर्फ इसको थोड़ा सा एक आइडिया दिया है, मैं बहुत डिटेल में नहीं गया हूं। आप लोग कहेंगे तो मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, व्हाट आर द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन द इंडिया एंड द WTO, क्योंकि ये बहुत बड़ा वीडियो बन सकता है। तो इसलिए मैंने सिर्फ इसका एक जनरल आइडिया दिया है और मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, पूरी वीडियो समझे होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच।